अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीर फातिमा। आज का हमारा टॉपिक है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज़ सिग्नल ट्रांसडक्शन? इट इज़ अ बेसिक प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू अ फंक्शनल चेंज विद इन द सेल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक बेसिक प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास आउटसाइड द सेल कोई सिग्नल होता है। ठीक है, वो आके सिग्नल जो है वो सेल में रिसेप्टर्स पे आएगा। ज़ाहिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं। वो सिग्नल ने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। सिग्नल आपके पास कुछ भी हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई हो सकता है। ठीक है, वो सिग्नल आएगा, सेल के पास आएगा, सेल को स्टिमुलेट करेगा। उस स्टिमुलेशन की वजह से सेल के अंदर कोई फंक्शनल चेंज प्रोड्यूस होता है। हो सकता है उस फंक्शनल चेंज में सेल में प्रोटीन्स ज़्यादा बनने लग जाए। ठीक है, सेल का जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, या उसकी ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो कोई भी आउटसाइड से चेंज है जिसकी वजह से सेल के विद इन द सेल चेंज हो रहा है, इसे हम कहते हैं सिग्नल की ट्रांसडक्शन हो रही है। ट्रांसडक्शन मीन्स ट्रांसफ़र। तो सिग्नल आउटसाइड द सेल जो सिग्नल था वो इनसाइड द सेल ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसे हम कहते हैं ये सिग्नल ट्रांसडक्शन है। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ बेसिक प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी involving the conversion of a signal from outside the cell to a functional change within the cell। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। हार्मोन या कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस था। ठीक है, ये देखो कोई भी हार्मोन और इन्वायरमेंटल स्टिमुलस आया, उसने सेल के पास जब आना है तो सेल के पास अंदर कोई चेंज लाने के लिए सबसे पहले हमें सेल के अंदर जाने या सेल में कोई चेंज प्रोड्यूस करने के लिए हमें रिसेप्टर्स के पास जाना पड़ता है। ठीक है, वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा, तो ये इस प्रोसेस को क्या कह दिया? रिसेप्शन हो गई। ठीक है, जब रिसेप्टर एक्टिव होगा तो सेल के अंदर जो चेंज प्रोड्यूस होगा क्या होगा? सेकंड मैसेंजर्स बनते हैं। जब रिसेप्टर एक्टिव होता है सेकंड, अब मैं आपको आगे बताती हूँ व्हाट आर द सेकंड मैसेंजर्स। ठीक है, अभी के लिए आप याद रखो कि सेल में जो भी कोई हार्मोन या एनवायरमेंटल स्टिमुलस आया, रिसेप्टर्स पे बाइंड किया, रिसेप्टर में कोई भी कन्फर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से सेकंड मैसेंजर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सेकंड मैसेंजर के प्रोड्यूस होने की वजह से सेल का रिस्पॉन्स एक्टिवेशन होती है। वो कुछ भी हो सकता है, आपको मैंने बताया प्रोटीन्स बनने लग जाएँ, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस, सेल में जो है उसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी इन्हांस हो जाए, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके पास रिस्पॉन्स है। ठीक है, सबसे पहले हार्मोन आया, सेल में रिसेप्टर पे बाइंड किया, फिर रिसेप्टर एक्टिव होने के बाद सेकंड मैसेंजर्स बने। सेकंड मैसेंजर्स की वजह से सेल में कोई फंक्शनल चेंज फिर प्रोड्यूस होगा। तो ये आपके पास सिग्नल ट्रांसडक्शन का एक बेसिक सा ओवरव्यू है। अच्छा, बेसिक मैकेनिज्म होता क्या है कि लिखो क्या है? अ सिग्नल विच इज़ मे बी अ हार्मोन और द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस। यहाँ पे हमने यही बात की थी, हार्मोन आया, सेल के अंदर जो रिसेप्टर है उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। दिस इंटरेक्शन causes change in second messenger and eventually change occurs in cells function। यहाँ पे भी यही था, इस इंटरेक्शन की वजह से आपके पास सेकंड मैसेंजर बनेगा और सेकंड मैसेंजर की वजह से सेल में कोई भी फंक्शनल चेंज होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब आगे फर्दर कंटिन्यू करने से पहले आपको दो जो टर्म्स हैं उनके बारे में अच्छे से फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द फर्स्ट मैसेंजर्स एंड व्हाट आर द सेकंड मैसेंजर्स। देखो, फर्स्ट मैसेंजर्स होते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के दरमियान या काफ़ी ज़्यादा सेल्स के दरमियान, विद इन द सेल नहीं, सेल के बाहर। इंटरसेलुलर बिटवीन द सेल्स। इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं डैट रीच द सेल फ्रॉम ईसीएफ। ईसीएफ मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंटरसेलुलर मैसेंजर्स विच रीच द सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड बाइंड थ्रू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अगर हम इस डायग्राम से देखें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मैसेंजर, अगर जैसे हमने वहाँ पे अभी डेफिनेशन देखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट मैसेंजर कौन हुए बोला? हार्मोन या और इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास फर्स्ट मैसेंजर्स हुई। इसका मतलब क्या था? ये फर्स्ट मैसेंजर ये कोई भी इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हैं जो कि बाहर से आके सेल के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं। तो ये हार्मोन और एनवायरमेंटल स्टिमुलस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाहर से या किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आए हैं और आके रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट मैसेंजर्स कौन से हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर्स हैं विच रीच द सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड दे बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अब इनकी क्या हमारे पास एग्जाम्पल है? हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, पैराक्राइन्स हो सकते हैं या ऑटोक्राइन एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मैसेंजर्स। अब हम बात करते हैं अबाउट सेकेंड मैसेंजर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
सेकेंड मैसेंजर्स आपके पास केमिकल रिलेज हैं फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वहाँ से कहाँ, साइटोप्लाज्म में. दे आर इंट्रासेलुलर. फर्स्ट मैसेंजर्स वर इंटरसेलुलर एंड द सेकेंड मैसेंजर्स आर इंट्रासेलुलर. what is it means? It means that they are present within the cell. रिसेप्टर एक्टिव होगा, रिसेप्टर एक्टिव होने की वजह से वहाँ पे जी प्रोटीन्स होती हैं, वो अब आगे जाके हम देखते हैं. जब रिसेप्टर एक्टिव होता है ना, तो रिसेप्टर अगर कोई उसके साथ जाके हार्मोन बाइंड किया, तो रिसेप्टर का जो विद इन द सेल वाला जो पार्ट होगा ना, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर प्रोट्रूड कर रहा होता है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, वहाँ पे आपके पास एक साइट होती है फॉर बाइंडिंग विद जी प्रोटीन्स. जब रिसेप्टर पे सिग्नल हार्मोन कोई भी बाइंड करेगा, जी प्रोटीन्स के लिए साइट एक्टिव होती है, जी प्रोटीन बाइंड करती है. जी प्रोटीन बाइंड करने की वजह से कुछ एंजाइम एक्टिव होते हैं जो कि सेकेंड मैसेंजर्स बनाते हैं. ये भी हम आगे जाकर डिटेल में बात करते हैं, बट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सेकेंड मैसेंजर होते क्या हैं. केमिकल रिलेज हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म. जाहिर है रिसेप्टर तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही जी प्रोटीन जाके बाइंड करेगी विद द रिसेप्टर, तो वहीं पे सेकेंड मैसेंजर बनेंगे. इसलिए कह रहे हैं कि केमिकल रिलीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म है, मतलब बनने के बाद साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं सेकेंड मैसेंजर्स, ठीक है. इंट्रासेलुलर है, ये भी हमने बात कर दी. एंड दे कोज इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन थ्रू सिग्नल ट्रांसड्यूसर जी प्रोटीन्स. अब जी प्रोटीन्स की डिटेल हम आगे जाके करेंगे. इन्होंने सेकेंड मैसेंजर्स ने ही बेसिकली सिग्नल ट्रांसडक्शन करवानी है. कौन सी? इंट्रासेलुलर, विद इन द सेल सिग्नल को ट्रांसफ़र करना है. अब बाहर से तो सिग्नल आ गया रिसेप्टर के पास, अब वहाँ से रिसेप्टर से जो सेल के अंदर सिग्नल जाना है ना, मतलब पूरे सेल में जो सिग्नल अभी फर्दर उसकी ट्रांसडक्शन होनी है, वो किसके थ्रू होनी है? सेकेंड मैसेंजर्स के थ्रू होनी है. और उनकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, कैल्शियम एक्सेट्रा, दे आर द सेकेंड मैसेंजर्स. अब हम आगे जाते हैं. अब हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन करवानी है. सिग्नल ट्रांसडक्शन करवाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है. सबसे पहले हमें लाइगेंड्स चाहिए. लाइगेंड्स क्या है? वही सिग्नल जो आ रहे हैं ना, उसी को लाइगेंड्स कह रहे हैं. नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स, जो सिग्नल बाहर से आ रहा है, सिग्नल हमने बात की थी ना, या तो कोई हार्मोन हो सकता है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कोई ऑटोक्राइन पैराक्राइन एजेंट्स, ठीक है, उन्हीं को हम लाइगेंड्स कह रहे हैं. और लाइगेंड्स असल में क्या हैं? दे आर फर्स्ट मैसेंजर्स. ये देखो, फर्स्ट मैसेंजर्स ही हैं जो जिन्होंने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है. तो वही अब लाइगेंड्स ने भी रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करना है. तो फिर अब देख लो, सिग्नल, हम अगर सिग्नल का वर्ड यूज़ करें, हम लाइगेंड्स का वर्ड यूज़ करें, हम फर्स्ट मैसेंजर्स का वर्ड यूज़ करें, दे आर ऑल द सेम थिंग्स, ठीक है. इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. देन आपके पास रिसेप्टर्स आते हैं. लाइगेंड्स ने तो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना है, और रिसेप्टर्स के बाद आपके पास क्या? जी प्रोटीन्स चाहिए आपको. ये तीन चीज़ें हैं. अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं. लाइगेंड्स, रिसेप्टर्स एंड द जी प्रोटीन्स. तो हम पहले लाइगेंड्स देखते हैं. लाइगेंड्स क्या हैं? दे आर द सब्सटेंसेस दैट इनिशिएट अ रिस्पॉन्स बाय बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर विच इज़ लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यही बात होगी कि इन्होंने बाइंड करना है रिसेप्टर के साथ, और जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, तो वो होते हैं लाइगेंड्स. अब लाइगेंड्स क्या होते हैं? इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और उनके लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं होती है. देखो, जो चीज़ हमारे पास, हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड से बनी हुई है. तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस उसके पास उसके थ्रू गुजर सकेंगे. जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो तो नहीं गुजर सकते ना इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और वाटर सॉल्युबल हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते. और सेकंड चीज़ क्या है? इनके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी नहीं है. जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ही नहीं है तो सेल के अंदर नहीं जा सकते. तो ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं? रिसेप्टर को एक्टिवेट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है. फिर आपके पास लाइगेंड्स के टाइप्स उन्होंने क्या क्या बताई हैं यहाँ पे? हार्मोन्स को कह सकते हैं, कीमोकाइंस, न्यूरोट्रांसमीटर्स, लोकल मीडिएटर्स. लोकल मीडिएटर्स में आप कोई भी एंजाइम या कोई भी प्रोटीन कह सकते हो, ठीक है. फिर आपके पास कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई होगा, दे ऑल एक्ट एज लाइगेंड्स. कौन से हैं? हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स. फिर आपके पास कीमोकाइंस हैं, लोकल मीडिएटर्स हैं, सेंसरी स्टिमुलाई हैं, दे एक्ट एज लाइगेंड्स. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लाइगेंड्स क्या है? लाइगेंड्स आ गए, रिसेप्टर के साथ बाइंड कैसे करेंगे, क्या कैसे रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, वो आएगा अंडर द हेडिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लाइगेंड्स. लाइगेंड्स क्या करते हैं? दे बाइंड विद द एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ रिसेप्टर एंड दे कॉज कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर that leads to the formation of second messengers within the cell that leads to the formation of that leads to the transduction of signal. क्या हो रहा है?
लाइगेंड आया, लाइगेंड ने आपके पास ना, अभी हम रिसेप्टर की डिटेल पढ़ते हैं। रिसेप्टर का एक पार्ट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होगा ना, जहाँ पे रिसेप्टर बाइंड करेगा। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स कर रहा होगा, ठीक है, कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जितनी भी थिकनिंग होगी उसको ट्रेवर्स करेगा, और एक उसका पार्ट जो प्रोट्रूड करेगा हमारे पास साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये 3 डोमेन्स हो जाएंगे उसके। जो बाहर वाला डोमेन है, जो सेल के बाहर प्रोट्रूड कर रहा है, वहाँ पे बाइंड करेगा लाइगेंड। जब लाइगेंड उस पार्ट के साथ बाइंड करेगा तो रिसेप्टर को एक्टिव कर देगा, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जब उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगी तो रिसेप्टर का वो पार्ट जो साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, वहाँ पे जी प्रोटीन के लिए साइट एक्सपोज हो जाएगी, जी प्रोटीन बाइंड कर जाएगी। जो मैंने आपको बताया था, जी प्रोटीन जब बाइंड कर जाती है कुछ एंजाइम्स को एक्टिव करती है जो कि सेकंड मैसेंजर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, जब लाइगेंड्स ने बाइंड किया एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट्स ऑफ रिसेप्टर के साथ, हमारे पास कन्फर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस होगी रिसेप्टर में, जिसकी वजह से आपके पास सेकंड मैसेंजर्स बनेंगे विद इन द सेल, जो कि सिग्नल को ट्रांसड्यूस करवाएंगे या सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी वहाँ पे, ठीक है। ईजी है। लाइगेंड्स आर फर्स्ट मैसेंजर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। देन आपके पास अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं। हमने कहा था सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। कौन कौन सी थी 3 चीज़ें? लाइगेंड्स विच आर द नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स। नॉन स्टेरॉयडल का मतलब यही है कि दे आर नॉट लिपिड इन नेचर, दे आर नॉट लिपिड सॉल्युबल, दे आर वाटर सॉल्युबल। लाइगेंड्स की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे रिसेप्टर्स और जी प्रोटीन्स की। सो दीज आर द रिसेप्टर्स। अच्छा, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन इन नेचर, ये हम जानते हैं। एट ऑल रिसेप्टर्स दे हैव एट लीस्ट 2 फंक्शनल डोमेन्स। एक होती है उनकी रिकॉग्निशन डोमेन, जो कि बाइंड करती है विद अ हार्मोन। रिकॉग्निशन डोमेन वही है जो सेल के बाहर प्रोट्रूड करती है, जिस पे हार्मोन जाके लगता है। चलो पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाला रिसेप्टर का वो पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है। ये वाला वो पार्ट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स कर रहा है, और ये वो पार्ट है जो साइटोप्लाज्म में प्रोट्रूड कर रहा है। तो 3 पार्ट्स हो गए। बाहर वाला देखो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन जिसको हम रिकॉग्निशन डोमेन भी कहते हैं, क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा सिग्नल मॉलिक्यूल जो है इसके साथ आके इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक होते हैं रिसेप्टर। फिर आपके पास ये देखो, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है जिसने मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स किया हुआ है, और एक सेल के अंदर जो प्रोट्रूड कर रहा है ये वाला डोमेन, इसको क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर जो है वो एक्टिव एंजाइम डोमेन, ये इंट्रासेलुलर डोमेन कह सकते हो। तो ये 3 पार्ट्स हैं आपके पास रिसेप्टर के। ये देखो यहाँ पे एक रिकॉग्निशन डोमेन है जो कि हार्मोन के साथ बाइंड करती है, ये मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाई, जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है। फिर आपके पास सेकंड रीजन है आपके पास, वो हम इन दोनों को मिला के कह रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर एक्टिव एंजाइम डोमेन। इनको मिला के जनरेट सिग्नल दैट कपल हार्मोन रिकॉग्निशन टू सम इंट्रासेलुलर फंक्शन। एक रिकॉग्निशन डोमेन है, उसने हार्मोन के साथ बाइंड कर लिया। फिर आपके पास यहाँ देखो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, एक इंट्रासेलुलर एक्टिव एंजाइम डोमेन है। जब लाइगेंड इसके साथ बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे लाइगेंड बाइंड किया, रिसेप्टर में कोई कन्फर्मेशनल चेंज हुई, यहाँ वाला पार्ट उसका एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे जी प्रोटीन बाइंड करेगी, जिसकी वजह से आगे आपके पास सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होगा। यही यहाँ पे बात हो रही है। सेकंड रीजन जो क्या है, जनरेट करती है सिग्नल दैट कपल हार्मोन रिकॉग्निशन टू सम इंट्रासेलुलर फंक्शन। हार्मोन बाइंडिंग करने की वजह से आपके पास सेल के अंदर कोई चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये हो गया हमारे पास रिसेप्टर्स भी। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द जी प्रोटीन्स, ठीक है। दिस इज द लास्ट रिक्वायरमेंट फॉर द सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब आपके पास जी प्रोटीन्स, नाम से जाहिर हो रहा है दे आर प्रोटीन इन नेचर। तो प्रोटीन्स क्या होती हैं? हेट्रोट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। हेट्रोट्राइमेरिक का मतलब क्या है? ट्राइमेरिक मीन्स दे हैव 3 सब यूनिट्स, और हेट्रो मीन्स दे आर नॉट अलाइक, ठीक है। 3 सब यूनिट्स हैं लेकिन तीनों एक दूसरे से चेंज इन नेचर वाइज चेंज है, ठीक है। हेट्रो मीन्स दे आर नॉट सेम, और ट्राइमेरिक 3 सब यूनिट्स होते हैं, और 3 सब यूनिट जब आपस में मिल जाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे आर हेट्रोट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्सेस विच आर कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट्स। अब 3 सब यूनिट्स कौन कौन से हैं? एक है अल्फा, बीटा एंड गैमा सब यूनिट्स। जी प्रोटीन्स को हम जी प्रोटीन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज जी प्रोटीन्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो जो गवानीन जो है हमारे पास उसके न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बाइंड कर सकती है, जैसे जीडीपी है और जीटीपी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जी प्रोटीन। अब जी प्रोटीन्स के हम फंक्शन देख लेते हैं कि क्या फंक्शन होते हैं इसके। चलो इससे पहले ना हम ये डायग्राम देखते हैं। जी प्रोटीन, ये देखो आपके पास बाहर से कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आया,
रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो रिसेप्टर पे साइज एक जो साइड थी एक्सपोज हुई फॉर बाइंडिंग विद द जी प्रोटीन। देखो जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है। अब जब जी प्रोटीन के बारे में आपको एक बात बताऊं, जी प्रोटीन ना एक उसकी इनएक्टिव स्टेट होती है, एक होती है एक्टिव स्टेट। जब उसके साथ जीडीपी ये लगा होगा ना, जीडीपी, वो इनएक्टिव होती है। और जब ये जीडीपी रिप्लेस हो जाएगा जीटीपी के साथ तो वो एक्टिव हो जाती है। ये देखो यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है, कब? जब उसके साथ जीटीपी बाइंड किया जाएगा। ठीक है, अब इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं ना जी प्रोटीन के, अल्फा, बीटा एंड गैमा। जो इसमें जीडीपी या जीटीपी ये दोनों इसने अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड करना होता है। ठीक है, ये जो गवानीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन्होंने अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड करना है, ये याद रखना है। सिग्नल मॉलिक्यूल आया, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, रिसेप्टर पे जी प्रोटीन के लिए साइज एक्सपोज हुई। जी प्रोटीन जब इनएक्टिव फॉर्म में थी, जीडीपी लगा हुआ था। ठीक है, जब वो जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करती है, जीडीपी जो है डेट गेट्स रिप्लेस्ड बाय जीटीपी। जीडीपी से जीटीपी बन जाएगा, जी प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, फिर वो आपके पास क्या होगी, कुछ एंजाइम्स को, देखो यहाँ पे एंजाइम बना हुआ है ना, कुछ एंजाइम्स को एक्टिव करेगी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पड़े हुए हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। उन एंजाइम्स के पास जाएगी, उनको एक्टिव करेगी और आपके पास सेकंड मैसेंजर्स बनेंगे। अब इसके फंक्शंस देखो क्या होते हैं। जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसेस सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स टू एंजाइम्स। अब हमने यही यहाँ पे बात की है कि जी प्रोटीन जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, एक्टिव होके सिग्नल एंजाइम को देती है, मतलब एंजाइम को एक्टिव करके सेकंड मैसेंजर्स बनाती है। तो यही बात है, ट्रांसड्यूसेस सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू एंजाइम्स। अब उस एंजाइम का नाम है, आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एडिनाइलाइल साइक्लेज। इसने साइक्लिक एएमपी बनाना होता है। ठीक है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। तो जी प्रोटीन क्या करिए, सिग्नल को ट्रांसड्यूस करिए रिसेप्टर से एंजाइम्स के पास, और एंजाइम का क्या नाम होगा, काफ़ी एंजाइम्स होंगे बट उनमें से एक का क्या नाम है, एडिनाइलाइल साइक्लेज। उसका एक और फंक्शन क्या है जी प्रोटीन का, इट ऑल्सो ट्रांसड्यूसेस चैनल्स सच एज वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स। तो चैनल्स को भी ट्रांसड्यूस कर रही है। कौन सा चैनल, वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल। अब ये देखो यहाँ पे भी जी प्रोटीन के बारे में ही डिटेल में बताया हुआ है कि आपके पास कोई भी, देखो यहाँ पे हार्मोन है ना, एपिनेफ्रिन एक हार्मोन ही है। हार्मोन मतलब क्या होगा, सिग्नल, और आपके पास रिसेप्टर की एक टाइप बताई हुई है। ठीक है, रिसेप्टर के बाद जाके बाइंड करेगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, अंदर उसके पास जी प्रोटीन जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गई, उसके अल्फा, बीटा और गैमा सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसके बाद जीडीपी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन इनएक्टिव है। अब ये जीडीपी, हमने ये भी मैंने आपको बताया था कि अल्फा सब यूनिट के साथ लगती है। अब जब जीडीपी जीटीपी के साथ रिप्लेस हो जाता है ना, जीडीपी है उससे जीटीपी के साथ रिप्लेस हो जाना है तो ये प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। अब एक और बात, जब जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, तो जो अल्फा सब यूनिट है ना, बीटा और गैमा सब यूनिट से अलहदा हो जाता है। ये देखो इसने अलहदा हो जाना है जब जीटीपी बाइंड करेगा इसके साथ। जब ये जीटीपी बाइंड किया, अल्फा सब यूनिट अलहदा हो गया, अलहदा होकर ये रिसेप्टर को भी छोड़ देगा, कहाँ चला जाएगा, एंजाइम के पास। तो ये देखो कौन सा एंजाइम है, एडिनाइलेट साइक्लेज। जब ये इस एंजाइम को एक्टिव करेगा, वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा और साइक्लिक एएमपी फर्दर इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। ये डायग्राम अच्छे से कर लो। चलो दोबारा करते हैं। एपिनेफ्रिन हार्मोन आया, रिसेप्टर पे बाइंड किया, रिसेप्टर के अंदर वाला पार्ट एक्टिव हुआ जहाँ पे जी प्रोटीन उसके साथ जाके अटैच होगी। जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। जब वो जी प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, जब जी प्रोटीन ने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, उसका जीडीपी जो है वो जीटीपी से रिप्लेस हो जाएगा। जब जीडीपी जीटीपी से रिप्लेस होता है तो अल्फा सब यूनिट बीटा और गैमा सब यूनिट से अलहदा हो जाता है। ठीक है, उनको छोड़ देता है, रिसेप्टर को भी छोड़ देता है। कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक और एंजाइम के पास चला जाएगा जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। उस एंजाइम को एक्टिव करेगा। जब ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तो ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा, और साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करेगा। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करेगा। इस प्रोटीन का नाम भी याद रखना है। ये हो गया जीडीपी का सारा मैकेनिज्म कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से समझो, मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग विद जी प्रोटीन। इससे पहले अगर हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम कर लेते हैं। ये देखो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है आपके पास। ये देखो आपके पास अभी जीडीपी है ना, ये देखो जीडीपी लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, जीडीपी से प्रोटीन इनएक्टिव है। अब आपके पास यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं था, बट यहाँ देखो आपके पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ गया
GDP जो था वो रिप्लेस हो गया GTP से। जब GTP से रिप्लेस हो गया, GTP कहाँ लग जाएगा जाके अल्फ़ा सब यूनिट के साथ। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा सब यूनिट जो है आपका वो बाकी सब यूनिट से अलहदा हो गया। जब वो बाकी सब यूनिट से अलहदा हो गया है तो उसने अब किसी ना किसी एंजाइम के पास, कौन सा एंजाइम था, एडिनाइलेट साइक्लेज, उस एंजाइम के पास चला जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, ATP से साइक्लिक AMP बनेगा और साइक्लिक AMP किस एंजाइम को एक्टिव कर रहा है, प्रोटीन काइनेज A। तो देखो ना सिग्नल आगे जा रहा है ना, यहाँ देखो सिग्नल मॉलिक्यूल आया, ये प्रोटीन बाइंड की अल्फा सब यूनिट अलहदा हो गया। अलहदा होने के बाद एक और एंजाइम के पास, यहाँ देखो प्रोटीन काइनेज A के पास जा रहा है। अब प्रोटीन ये मतलब सिग्नल क्या हो रहा है अंदर, हार्मोन जो एक आया उसने सिग्नल को फर्दर आगे का आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कह रहे हैं। जो प्रोटीन काइनेज A है ना, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट, ये सेल के विद इन द सेल डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करेगा, मतलब फॉस्फेट ऐड करेगा, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स आपके पास फॉस्फोराइलेशन से एक्टिव हो जाती हैं, कुछ प्रोटीन्स की जब हम फॉस्फोराइलेशन करते हैं तो वो जो है इनएक्टिव स्टेट में चली जाती हैं। तो इसी तरह आपके पास सिग्नल क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग विद G प्रोटीन। अब देखो हम पूरा का पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं, आखिर हो क्या रहा है। पहला क्या आपके पास हार्मोन बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, ठीक है, हमने बात कर ली। अब इस बाइंडिंग की वजह से प्रोड्यूसेस कन्फर्मेशनल चेंज इन रिसेप्टर लीडिंग टू एक्सपोज ऑफ अ साइट फॉर G प्रोटीन अटैचमेंट। ये भी हमने पढ़ लिया, G प्रोटीन के अटैचमेंट के लिए साइट एक्सपोज होती है। अब रिसेप्टर इंटरेक्ट करते हैं बीटा एंड गैमा सब यूनिट के साथ, ठीक है, और अल्फा सब यूनिट enabling alpha subunit to exchange bound GDP to GTP। ये भी मैंने आपको बताया कि आपके पास रिसेप्टर ने बीटा और गैमा सब यूनिट का इंटरेक्ट करना है, जब वो उस बीटा और गैमा सब यूनिट उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जो GDP था अल्फा सब यूनिट के पास वो रिप्लेस हो जाएगा GTP से। फिर क्या होगा, दिस लीड्स टू सेपरेशन ऑफ अल्फा सब यूनिट फ्रॉम अदर सब यूनिट्स, ठीक है ना। जब GTP आएगा अल्फा अलहदा हो जाएगा। अल्फा सब यूनिट अब किसके साथ बाइंड करा जाके, एडिनाइलाइल साइक्लेज। ये भी मैंने आपको बताया, जब एडिनाइलाइल साइक्लेज एक्टिव होगा क्या होगा, ATP से साइक्लिक AMP बनेगा। अब साइक्लिक AMP ने क्या करना है, एक्टिवेट करना है प्रोटीन काइनेज A को। अब क्या होगा, प्रोटीन काइनेज A इट कॉजेज फॉस्फोराइलेशन ऑफ अ नंबर ऑफ टारगेट प्रोटीन्स। टारगेट प्रोटीन्स की क्या हो रही है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी आपको बताया। प्रोटीन काइनेज A ने आपके पास फॉस्फोराइलेशन करनी है नंबर ऑफ टारगेट प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से जब आपको मैंने ये भी बताया कि कुछ प्रोटीन्स फॉस्फोराइलेशन से एक्टिव हो जाती हैं, कुछ इनएक्टिव हो जाती हैं। सो प्रोटीन काइनेज A causes phosphorylation of a number of target proteins rendering the target protein either active और inactive, ठीक है। तो GTP आपके पास हाइड्रोलाइज हो जाएगा बाय द एंजाइम GTPase एंड कन्वर्ट इनटू GTP। जब आपके पास टारगेट प्रोटीन एक्टिव है इनएक्टिव हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। साइकिल कंप्लीट होने के बाद GTP की जो है वो हाइड्रोलाइजेशन हो जाएगी किस एंजाइम से, GTPase जो GTP को GDP में दोबारा कन्वर्ट कर देगा। अब जब अल्फा सब यूनिट के साथ GDP बाइंड करेगा, GDP एसोसिएट करेगा अल्फा सब यूनिट के साथ, अल्फा सब यूनिट जाकर दोबारा बीटा गैमा सब यूनिट के साथ मिल जाएगा और आपके पास सिस्टम दोबारा से अनस्टिमुलेटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग विद G प्रोटीन। ये डायग्राम हमने कर ली थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नल ट्रांसडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।